21 सितंबर 1996 की एक सुबह 15 साल की डैनी होवचिन घर वालों से एक छोटे से झगड़े के बाद कैमरन ब्रिज फिशिंग एक्सेस पहुंच जाती है। उसके लिए वह कोई नई जगह नहीं थी, वो वहां अक्सर जाया करती थी। काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद जब वह घर वापस नहीं लौटती तो उसकी माँ चेरिल और उसकी एक दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं। कैमरन ब्रिज पर पहुंचकर जब वो देखते हैं तो वहां उसका ट्रक खुला हुआ खड़ा था और पास में ही पानी की बोतल और चाबियां थी। यह बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो अपनी चाबियां कभी ऐसे नहीं छोड़ती थी। 2 घंटे तक ढूंढने की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वो पुलिस को बुलाते हैं। अंधेरा होने के बाद तक खोज जारी रही, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने के कारण सर्च को सुबह तक के लिए रोक दिया गया। लेकिन वहीं पास में ही रहने वाले 2 भाई वो अभी भी नहीं रुकते और उसे खोजना जारी रखते हैं। क्योंकि वो वहीं आसपास के रहने वाले थे तो वो आसपास की जगह से भली भांति परिचित थे। लगभग 45 मिनट तक खोजने के बाद उन्होंने एक दिल दहलाने वाली खोज की। दोनों में से एक भाई को उथले पानी में कोई चीज़ उठी हुई दिखती है। जब वो दोनों भाई पास जाकर देखते हैं, वहाँ डैनी का शरीर था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। देखने से पता चल रहा था कि उसे कहीं से घसीट कर यहाँ लाया गया है। बाद में जांच करने पर यह पता चला कि उसके साथ हुआ है। इसके अलावा डैनी के पेट और श्वास नालियों में कीचड़ भरा हुआ पाया गया। यह इस बात की डरावनी तस्वीर को पेश करता है कि मौत के पहले उसने क्या क्या झेला होगा। लेकिन फिर आता है ऐसा फैसला जो आगे चलकर इस केस में बड़ी परेशानियां बनाता है। स्टेट के मेडिकल एग्जामिनर गैरी डेल शुरुआत में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डैनी की मौत डूबने से हुई है। मौत की वजह अनडिटरमाइंड लिस्ट किया जाता है, यानी ना हत्या, ना दुर्घटना, ना आत्महत्या। यह फैसला लोगों को हैरान करने वाला था। कई जांचकर्ताओं का मानना था कि इस केस को शुरू से हत्या मानकर ही जांच करनी चाहिए थी। डैनी की बहन खुले तौर पर इस बात का विरोध करती है और कहती है शुरू से ही इसकी जांच अच्छे से नहीं की गई। परिवार टूट चुका था और साथ ही उनका भरोसा भी। डैनी की बहन और परिवार लगातार यह कहते रहे कि यह कोई हादसा नहीं है। वो मानते थे कि डैनी को इंसाफ नहीं मिला। करीब 2006 के आसपास जब सिंडी बुटेक डिटेक्टिव यूनिट में शामिल हुई तो उन्होंने इस केस को एक बार फिर से गहराई से देखने की कोशिश की। जब सबूतों की दोबारा जांच की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि डैनी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। जांचकर्ताओं ने यह भी नोटिस किया कि डैनी के कपड़ों की स्थिति अजीब थी। कई सालों तक यह सब फाइलों में दबा रहा, लेकिन फिर 27 साल बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। 2024 में लगभग 3 दशक की नाकामी, निराशा और अधूरी जांच के बाद टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो पहले मुमकिन नहीं था। अपराध के दौरान डैनी के शरीर पर 4 बाल मिले थे। उन्हें 28 साल तक सावधानी से एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखा गया था। इन बालों को और सबूतों को फॉरेंसिक लैब में भेजने के बाद डीएनए का एक डिटेल प्रोफाइल तैयार कर लिया गया। यह प्रोफाइल FBI के डाटाबेस में डाला गया, लेकिन शुरुआत में कोई मैच नहीं मिला। जांचकर्ता उदास नहीं हुए, उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। डीएनए प्रोफाइल को पैराबोन नैनोलैब वर्जीनिया भेजा गया और यहीं पर वो नाम सामने आया जिसने इस केस को अंत के करीब ला दिया। 55 साल का पॉल हटचिंसन, जो मोंटाना में रहने वाला था। 23 जुलाई 2024 को जांचकर्ताओं ने पॉल से उसके ही घर पर करीब 2 घंटे की पूछताछ की। इंटरव्यू के दौरान उसका व्यवहार बहुत अजीब था। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, चेहरा खुजला रहा था और यहाँ तक कि अपना हाथ चबाता हुआ दिखा। लेकिन इससे भी अहम पल तब आया जब उसे डैनी की तस्वीर दिखाई गई। उसका चेहरा असहज था। वैसे तो ये कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी इससे बहुत कुछ पता चल रहा था। 24 जुलाई 2024 की सुबह इंटरव्यू के लगभग 10 घंटे के बाद पॉल ने अधिकारियों को एक कॉल किया और उसने कहा, मुझे मदद चाहिए। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पॉल सड़क किनारे मिला। वह खुद को ख़त्म कर चुका था। कुछ समय बाद शेरिफ डैन स्ट्रेंगर ने यह पुष्टि की कि यह डीएनए एविडेंस पॉल से पूरी तरह मैच करता है। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। उन्होंने डैनी के कातिल की पहचान कर ली थी। 3 दशक बाद एक नाम मिला, एक सच्चाई सामने आई। हालांकि कोर्ट में न्याय नहीं हो पाया, लेकिन परिवार को आखिरकार सच तो मिला।
15 फरवरी 1974 विस्कॉन्सिन के डन काउंटी में एक शांत इलाके के पास बर्फीली सड़क के बीच एक युवती का शव मिलता है। उसका नाम था मैरी कैथलीन, उम्र लगभग 25 साल। वो मिनियापोलिस में रहने वाली थी। मैरी को शिकागो एक आर्ट शो अटेंड करने जाना था। यात्रा को और यादगार बनाने के लिए वो हिचहाइकिंग करने का सोचती है। आज के दौर में ये बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन 1970 के दशक में ये बहुत आम बात थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हिचहाइकिंग का सहारा लेते थे। लेकिन वो कब घर से निकली, किससे लिफ्ट ली, ये आज भी साफ नहीं हुआ। इतना जरूर पता था कि कहीं रास्ते में मैरी की मुलाकात अपने कातिल से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहलाने वाली थी। मैरी को कई बार चाकू से गोदा गया था। जख्म बताते हैं उसके हाथों में मिले चाकू के निशान इस बात का सबूत है कि उसने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की। जिस जगह उसकी बॉडी मिली वो कोई हिचहाइकिंग करने की जगह नहीं थी। खेतों और जंगलों के बीच घिरा हुआ एक सुनसान इलाका, जहां अपराध आसानी से छुपाया जा सकता था। यानी ये जगह जानबूझकर चुनी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया हो। क्राइम सीन पर एक अहम सबूत मिला, एक स्टॉकिंग कैप। उस वक्त जांचकर्ताओं को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वही टोपी 50 साल बाद इस केस की चाबी बनने वाली थी। बॉडी की खोज की थी एक स्थानीय नागरिक डैनी एंडरसन ने। उसने बताया कि मैरी के लापता होने के लगभग 3 घंटे बाद उन्होंने एक डेड एंड रोड पर 2 लोगों को लड़ते हुए देखा, लेकिन बाद में जब वो उसी जगह लौटा तो मैरी का शव वहीं पड़ा था। एंडरसन ने बताया उस आदमी के पास एक गोल्डन कलर की कॉम्पैक्ट कार थी, लेकिन अब न वो आदमी था न गाड़ी। मैरी ने मरून टर्टलनेक और ब्लू मोजे पहने थे, लेकिन उसका कोट और पर्स गायब थे, जिससे यह शक हुआ कि कातिल इन्हें अपने साथ सबूत मिटाने के लिए या ट्रॉफी की तरह लेके गया। नई बर्फबारी के बाद कई सबूत ढक गए, फिर भी फोटो सैंपल सब संभाल कर रखे गए, इस उम्मीद में कि शायद भविष्य में ये काम आए। पुलिस ने उसके हुलिये की जानकारी लेकर एक स्केच तैयार किया, लेकिन कोई पुख्ता लीड नहीं मिली। नेशन वाइड अलर्ट जारी हुआ, पोस्टर बांटे गए, फिर भी केस ठंडा पड़ गया। 50 साल तक यह केस कई डिटेक्टिव्स के हाथ से गुजरा, हर बार उम्मीदों के साथ, हर बार निराशा के साथ। फिर आया 2023। डन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने एक बड़ा फैसला लिया। इन्वेस्टिगेटिव जेनेटिक जीनोलॉजी सेंटर के साथ हाथ मिलाया। 1974 में मिली वही स्टॉकिंग कैप और उसमें निकले गए बालों से डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई। लेकिन एक समस्या हुई, डीएनए का सीधा मैच नहीं मिला, बल्कि वह एक फैमिली ट्री तक ले गया, जिससे यह थ्योरी सामने आई कि शायद कातिल को गोद लिया गया था। आखिरकार एक नाम उभरा, जॉन कैथ मिलर। जीनोलॉजिस्ट को शक था वो उसी फैमिली से जुड़ा था, लेकिन अडॉप्टेड होने के कारण छुपा हुआ। और फिर आई एक अहम कड़ी, उसकी बेटी। 4 नवंबर 2024 इन्वेस्टिगेटर डैन उसकी बेटी से मिले। उसने अपना डीएनए अपलोड करने की सहमति दी। स्टॉकिंग कैप से मिला डीएनए उसी का था, यानी कातिल उसका बायोलॉजिकल पिता ही था। उसकी मां ने भी पुष्टि की कि वह जॉन मिलर से 1973 से 1977 तक शादीशुदा थी। 7 जनवरी 2024 84 साल के जॉन मिलर से मिनीसोटा में पूछताछ हुई। शुरू में उसने इनकार किया, लेकिन जब डीएनए सबूत सामने रखे गए तो उसका रवैया बदल गया और फिर उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि मैरी को हिचहाइकिंग के दौरान उठाया और जब मैरी ने उसे करने के लिए ठुकरा दिया तो उसने कार से छुपा हुआ चाकू निकाला और उसकी पीठ पर घोंप दिया। उसने यह माना कि स्टॉकिंग कैप भी उसी की थी। 50 साल बाद मैरी को आखिरकार उसका सच मिला। साल 1980, कैलिफोर्निया। सोचिए कोई आपको कॉल करे और बोले आई लव यू, और कभी बोले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि कोई तुम्हें ढूंढ न सके। और फिर वही आदमी आपको प्रूव करने के लिए डेली लाइफ की हर डिटेल बताता है, आप क्या पहनते हो और आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी रहती है। आज का केस ऐसा ही है, एक सिंगल मदर का, एक ऐसी साधारण महिला जिसे पार्टीज़, एल्कोहल, ड्रग्स किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। वो एक ऐसे स्टॉकर के निशाने पर आ गई जिसका चेहरा आज तक कोई नहीं जानता। डेरोथी जेन स्कॉट का जन्म 23 अप्रैल 1948 में हुआ था। वो एक सिंगल मदर थी और अपने 4 साल के बेटे के साथ कैलिफोर्निया के स्टॉटन शहर में अपनी आंट के घर रहती थी।
वो एनाहेम की 2 जॉइंटली ओन्ड लोकल स्टोर में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी। डोरोथी बहुत ही एक साधारण महिला थी। उसे बाहर घूमना, पार्टीज, नाइट लाइफ, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो अपना ज़्यादातर समय घर में अपने बेटे के साथ बिताती थी। वो डेटिंग वगैरह के सीन से दूर रहती थी और ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा दाखिल हुआ। डोरोथी को किसी अनजान आदमी के फ़ोन कॉल्स आने लगे। वो आदमी बोलता था, आई लव यू डोरोथी, और कभी अगले ही कॉल में मैं तुम्हें मार दूंगा। सबसे डरावनी बात, वो आदमी क्लेम करता था कि वो डोरोथी को स्टॉक कर रहा है और प्रूफ के लिए वो डेली रूटीन की एग्जैक्ट डिटेल बता देता था। एक दिन उसने डोरोथी से कहा, बाहर आओ, अपनी कार देखो। डोरोथी बाहर गई तो उसकी कार की विंडशील्ड पर एक डेड रोज रखा हुआ था। डोरोथी की मां के मुताबिक डोरोथी को उस आवाज़ से पहचान लगती थी। उसे लगता था कि वो उसे जानती है, लेकिन उसे वो नाम याद नहीं आ रहा था। और फिर वो धमकी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा ताकि कोई तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। अब डोरोथी सच में डर चुकी थी। उसने कराटे क्लासेस ज्वाइन कर ली और एक हैंड गन खरीदने का भी सोचा, लेकिन फिर बेटे की सेफ्टी को देखते हुए उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसे क्या पता था कि वक्त कम बचा है। अब आते हैं 28 मार्च 1980 पर। रात के करीब 9 बजे डोरोथी अपने वर्क प्लेस की एक एम्प्लॉय मीटिंग में थी। वहीं उसने नोटिस किया कि उसका एक मेल कलीग काफ़ी बीमार लग रहा है और उसके हाथ पर एक अजीब लाल निशान था। डोरोथी ने सोचा कि उसे अस्पताल ले जाया जाए और वो अपनी एक और फीमेल कलीग के साथ उसे अस्पताल लेके चले जाते हैं। अस्पताल जाने से पहले डोरोथी अपने पेरेंट्स के घर रुकी, अपने बेटे को देखा और पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि उसके कलीग को एक ब्लैक विडो स्पाइडर ने काटा था। इलाज होने के बाद रात के 11 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरे टाइम डोरोथी और उसकी कलीग वेटिंग रूम में बाहर थे। हमेशा की तरह डोरोथी ने कहा, मैं पार्किंग से कार लेके आती हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा चलना ना पड़े, और अकेले पार्किंग लॉट की तरफ चली जाती है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आती। 29 मई की सुबह 4:30 बजे डोरोथी की कार 10 मील दूर चली हुई, लेकिन डोरोथी गायब थी। एक हफ्ते बाद डोरोथी के पेरेंट्स को एक अनजान आदमी के कॉल आने लगे। वो हर वेडनेसडे आफ्टरनून कॉल करता और डोरोथी की माँ घर पर अकेली होती थी। कभी कहता, मेरे पास डोरोथी है, कभी मैंने उसे मार दिया। कॉल्स इतने छोटे होते थे कि पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती। एक बार गलती से डोरोथी के पिता ने कॉल उठा लिया, उसके बाद से कॉल आना बंद हो गए। 1984 में उसके लापता होने के बाद 6 अगस्त को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने सेंटा एना कैनियन रोड के पास 30 फीट दूर स्केलेटन रिमेन खोजे और बॉडी के पास एक कुत्ते के अवशेष भी थे। पुलिस को लगा कि जलने के निशान 1982 की बुश फायर की वजह से थे। डोरोथी की रिंग और उसकी घड़ी भी मिली। घड़ी रुकी हुई थी रात के 12:30 बजे। लगभग उसी वक्त उसकी कार आखिरी बार देखी गई थी। डेंटल रिकॉर्ड्स से बॉडी की पहचान हुई, लेकिन मृत्यु का कारण कभी पता नहीं चल पाया। आज तक डोरोथी जेन स्कॉट का केस अनसुलझा है। एक सस्पेक्ट सामने आया, माइक बटलर, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। डोरोथी के पेरेंट्स अपने नाती को पालते हुए इस दुनिया से चले गए, बिना ये जाने कि उसकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ। और सबसे डरावनी बात, वो आदमी जिसने कॉल किए, उसकी पहचान भी एक रहस्य है। साल 1947 15 जनवरी की सुबह लगभग 10 बजे एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ साउथ नॉर्टन एवेन्यू के पास टहल रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक प्लॉट पर पड़ी। वहां उसने देखा कि वहां एक डॉल जैसा कोई सामान पड़ा है। शायद वो कोई मैनी क्वीन है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है
तो उसे देखकर उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि वो कोई मैनीक्वीन नहीं था, वो एक औरत की लाश थी जिसे 2 टुकड़ों में काटा गया था। 1924 में 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसका जन्म बोस्टन में हुआ था, वो फेमस होना चाहती थी। वो चाहती थी वो हॉलीवुड जाए। उसके फ्रेंड्स बताते थे कि एलिजाबेथ बहुत ही पोलाइट और थोड़ी फ्रेजाइल थी और हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी। वो अक्सर काले कपड़े पहनती थी और अपने जेट ब्लैक बालों को इस तरह सजाती थी कि उसका पेल फेस और उभरा दिखे। 1946 तक एलिजाबेथ कैलिफोर्निया में भटक रही थी। ना कोई परमानेंट जॉब, ना कोई एड्रेस। कभी किसी के काउच पर सोती, कभी चीप होटल्स में। हमेशा कनेक्शन ढूंढती कि उसे बस एक ब्रेक मिल जाए। लेकिन ग्लैमर और सपनों के पीछे एक हार्श रियलिटी थी। न उसके पास पैसे थे, न उसकी खुद की कार, और उसे जानने वाले लोग भी बहुत कम थे। 9 जनवरी 1947 की वो आखिरी रात थी जब किसी ने एलिजाबेथ को जिंदा देखा था। वो लॉस एंजलिस के बिटमोर होटल में लॉबी में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी। विटनेस कहते हैं कि वो काफ़ी काम लग रही थी। किसका इंतज़ार कर रही थी ये किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि वो उस रात घर नहीं पहुंची। 6 दिन बाद उसकी लाश मिली और इन्वेस्टिगेटर्स ने जो देखा वो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सीन था। एलिजाबेथ का शरीर कमर से क्लीन कट से अलग किया गया था, एक सर्जिकल टेक्निक से, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगा कि शायद इसका कातिल कोई सर्जन या डॉक्टर है। क्राइम सीन पर खून की एक भी बूंद नहीं थी, मतलब साफ था उसे कहीं और मारा गया था और लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। कातिल ने मार के उसके शरीर को अच्छी तरह से धोया था। उसके चेहरे में मुंह से कान तक काटकर एक भयंकर मुस्कान बनाई गई थी। ऑटोप्सी में एक खौफनाक सच सामने आया। उसके शरीर में कोई डिफेक्टिव वुंड्स नहीं थे, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि वो अपने कातिल को अच्छे से जानती थी और उस पर भरोसा करती थी। मीडिया में इस केस की बाढ़ आ गई। न्यूज़पेपर्स ने हर डिटेल को सेंसेशनल बना दिया। उसकी पर्सनल लाइफ, उसके रिश्ते, सब कुछ उछाल दिया गया। 24 जनवरी को लॉस एंजलिस एग्जामिनर के ऑफिस में एक पैकेज पहुंचा, जिसके अंदर एलिजाबेथ के डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, फोटोज़ और एड्रेस बुक, सब कुछ गैसोलीन से साफ किया हुआ। एक नोट भी था जिसमें लिखा था, हेयर इज डालियास बिलोंगिंग्स, लेटर टू फॉलो। कातिल पुलिस के साथ खेल रहा था और वो जीत भी रहा था। सस्पेक्ट्स आते गए जाते गए, डॉक्टर, एक्टर्स, हाई सोसाइटी के लोग, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम था डॉक्टर जॉर्ज होडल, एक अमीर डॉक्टर और बेहद डिस्टर्बिंग बिहेवियर वाला इंसान। यहाँ तक कि उसके खुद के बेटे ने भी उस पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने उसके घर में छानबीन भी की। एक रिकॉर्डिंग में तो वो कथित तौर पर कहता है कि सपोज आई डिड किल द ब्लैक डालिया, दे कांट प्रूव इट नाउ। और हुआ भी वैसा, कुछ प्रूव नहीं हुआ। 9 मार्च 1970 कोलोराडो, सुबह के करीब 8:30 बजे हाईवे नंबर 128 पर कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के 2 कर्मचारी अपने रूटीन काम पर निकले हुए थे। तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी कोई अजीब चीज़ पर पड़ी। पहले उन्हें लगा कि शायद वो कोई डमी होगी या फिर कोई फेंकी हुई चीज़, लेकिन जब वो पास गए तो सच्चाई साफ हो गई। वो कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वह एक लाश थी। ये देखकर दोनों कर्मचारी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो मंजर सामने आया वो बहुत डरावना था। एक जवान औरत जिसके हाथ बंधे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसका गला घोटा गया था और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ऑटोप्सी में एक अहम चीज़ मिलती है, एक अनजान डीएनए। लेकिन ये साल 1970 था। डीएनए टेक्नोलॉजी लगभग नाम की ही थी, मतलब सबूत था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं। अब सवाल था, आखिर ये लड़की कौन है? जांच शुरू हुई और थोड़ी देर में लाश की पहचान हो गई। उसका नाम था बेटी ली जोन्स, उम्र सिर्फ 23 साल। वो डेनवर में ही रहने वाली थी और एक दिन पहले ही आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। जहां उसकी लाश मिली वो जगह उसके घर से करीब 40 मील दूर थी। सबसे पहला शक उसके पति पर गया, रॉबर्ट जोन्स। दोनों की शादी को लगभग 1 हफ्ता ही हुआ था। दोस्तों और परिवारों से ये पता चला कि शादी के बाद भी उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। रॉबर्ट पुलिस को बताता है कि जिस दिन बेटी आखिरी बार दिखी थी उस दिन उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था और गुस्से में बेटी घर से निकल गई थी। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि बेटी सड़क पर एक नीली सेडान को रोकी और उसमें बैठकर चली गई और उसके बाद कभी वापस लौट कर नहीं आई।
पुलिस को रॉबर्ट पर ही शक था, लेकिन दिक्कत ये थी कोई पक्का सबूत नहीं था और ऐसे ऐसे ही मामला ठंडा पड़ गया। फिर आया 2006। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी। एक प्राइवेट लैब ने 1970 वाले डीएनए को दोबारा जांचा। पता चला कि कातिल एक मेल था, लेकिन जब डीएनए नेशनल डेटाबेस में डाला गया तो कोई मैच ही नहीं मिला। बस इतना साफ हुआ कि करीब 6 संभावित संदिग्ध हो सकते हैं और उनमें से शायद एक रॉबर्ट भी। लेकिन रॉबर्ट की मौत 2000 में ही हो चुकी थी। जांचकर्ताओं ने रॉबर्ट के माँ बाप का डीएनए टेस्ट कराया। रिजल्ट डीएनए रॉबर्ट का नहीं था। फिर कई साल बीत गए और आया 2019। डीएनए प्रोफाइल को फिर जांचा गया और इस बार जेनेटिक फैमिली ट्री तैयार किया गया और उसी ट्री में जांचकर्ताओं की नज़र पड़ी एक महिला पर। उस महिला के जरिए उसके पति और बच्चों तक भी पहुंच गए। उस महिला के 2 बेटे थे। 1970 में दोनों की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी और दोनों डेनवर में ही रहते थे। एक बेटा तो 1977 में ही मर चुका था, दूसरा अभी भी जिंदा था। पुलिस ने उसको ढूंढा और उसका डीएनए लिया गया और रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। डीएनए मैच बहुत करीब का था, लेकिन उसका नहीं। इससे इतना तो पता चल गया कि कातिल इसी परिवार का है। पूछताछ के दौरान उस आदमी ने एक और नाम बताया, उनका तीसरा भाई पॉल। लेकिन दिक्कत ये थी, उन्हें नहीं पता था कि पॉल जिंदा भी है या नहीं। लंबी जांच के बाद पुलिस उस तीसरे भाई तक पहुंची। पूरा नाम था पॉल लियोर मार्टिन। लेकिन यहाँ भी एक झटका लगा। पॉल की मौत 2019 में ही हो चुकी थी और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। अब अधिकारियों ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया कि वो पॉल की कब्र को खोदेंगे। जब उन्हें ये परमिशन मिल गई, फिर 2020 में शव को बाहर निकाला गया, डीएनए सैंपल लिया गया और 24 अप्रैल 2020 को फाइनल रिपोर्ट आई। डीएनए मैच हो गया। पॉल ही बेटी ली जोन्स का कातिल था। जून 1996, फिलाडेल्फिया। एमी विलार्ड एक 22 साल की लड़की जो एक टैलेंटेड एथलीट थी, जिसके कोई दुश्मन नहीं थे और न कोई गलत संगत और न ही किसी प्रकार का नशा करती थी। उसे जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी से फुल एथलेटिक स्कॉलरशिप मिली थी। वो देश की टॉप फीमेल लैक्रोस प्लेयर्स में से एक थी। उसका सपना था वो आगे चलकर कोच या टीचर बने। ऐसी कोई वजह नहीं थी कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए, फिर भी उसकी हत्या हो गई। केस की शुरुआत में ही लोगों को एक अजीब एहसास हो रहा था। कई लोगों को लगा कि कातिल या तो पूर्व पुलिस वाला था या फिर कोई पुलिस प्रोसीजर को जानने वाला इंसान। गर्मी की छुट्टियों में एमी वापस अपने होम टाउन ब्रुकहेवन आई थी। 19 जून 1996 की रात एमी अपने दोस्तों के साथ स्मोकी जो टर्न पेंसिल्वेनिया गई। रात करीब 1:30 बजे से लेके 1:40 के बीच एमी वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह जल्दी क्लास थी और उसे आराम भी करना था। कुछ घंटे बाद सुबह के करीब 2 बजे ऑफ ड्यूटी पैरामेडिक्स इंटरस्टेट 476 पर एक कार मिलती है। नीले रंग की 1995 होंडा सिविक। कार सड़क के किनारे पर खड़ी थी। उसका इंजन और रेडियो सब चालू था, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। एमी भी गायब थी। सड़क पर खून के निशान थे। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो हालात और भी डरावने निकलते हैं। आसपास खून के निशान और पास ही एक टायर आयरन पड़ा हुआ था। कार के पीछे बम्पर पर हल्का डैमेज था। उस वक्त ये बात छोटी थी, लेकिन बाद में यही एक अहम सबूत बना। उसी सुबह करीब 10 बजे जहां एमी की कार मिली थी, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक और चीज़ मिलती है, एमी की अंडरवेयर और टेनिस शूज़। अजीब बात यह है वो सूखे हुए थे, जबकि रात में बारिश हो रही थी और जब कार मिली उस समय भी बारिश हो रही थी। इसका मतलब साफ था, इन चीज़ों को किसी ने बाद में आके यहाँ फेंका था। सर्च ऑपरेशन और तेज़ हो जाता है। हेलीकॉप्टर, K9 यूनिट्स, वॉलंटियर्स, हर कोई एमी को ढूंढ रहा था। दोपहर करीब 12 बजे एक 23 साल का लड़का पुलिस के पास आता है, नाम एंड्रयू कोबार्ग। वो कहता है उसने एमी की कार पैरामेडिक्स से पीछे देखी थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर शाम के 5 बजे कुछ बच्चे एक खाली पार्किंग लॉट में खेल रहे थे। अचानक उनकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी, या यूँ कहें किसी पर। वो एमी की लाश थी, पूरी तरह नग्न। उसे कहीं से लाके यहाँ फेंका गया था। जहाँ कार मिली थी वहाँ से लगभग 20 मील दूर। ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि एमी की मौत सुबह 7 बजे हुई थी, मतलब उसे करीब 5 घंटे तक कैद करके रखा गया था। उसके सर को किसी चीज़ से कुचला गया था। अब शक एंड्रयू पर जाता है। पुलिस को पता चलता है कि वो उसी इलाके में रहने वाला था जहाँ एमी की लाश मिली थी। एंड्रयू से पूछताछ शुरू हुई और वो अच्छे से सहयोग कर रहा था। उसने पुलिस को जांच करने के लिए अपनी कार भी दी। कार के अंदर उन्हें एक हथकड़ी और टॉर्च मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुलिस यूज़ करती है। और फिर एक बड़ा खुलासा हुआ, एंड्रयू पर पहले ही
नकली पुलिस बनने के आरोप लगे थे। एक बार उसने एक गाड़ी वाले को रोका, लेकिन ड्राइवर समझ गया कि ये नकली पुलिस है और वो वहाँ से चला गया। जैसे ही पुलिस ने ये बात उठाई, एंड्रयू चुप हो गया। इसके बाद एक और आदमी सामने आता है, हैरोल्ड हचिनसन। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वो दावा करता है कि उसने एक अफसर से बात की जिसने एमी को रोका था। पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर आया तीसरा आदमी, डेविड बगी। वो कहता है कि वो भी एमी की कार के पास था, यहाँ तक कि उसने एम्बुलेंस क्रू से भी बात की। लेकिन बाद में जब मेडिकल स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया। लोगों को लगने लगा ये तीनों बस सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुलिस को शक था कि इन तीनों में से कोई कातिल हो सकता है, पर कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर आया 29 मई 1997। एक 19 साल की लड़की पैडी जॉर्डन पुलिस को कॉल करके बताती है कि एक आदमी क्लब से निकलने के बाद उसका पीछा कर रहा था। रेड लाइट पर उसने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दिया और फिर इशारा करके साइड में लगाने को बोला। वो डर गई, लेकिन जैसे ही लाइट ग्रीन हुई वो आगे बढ़ गई, लेकिन पैटी उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर चुकी थी। पुलिस ने जांच की तो गाड़ी का मालिक सामने आया, आर्थर बुअर। पुलिस उसे ढूंढने जाती है, लेकिन वो गायब था। 5 जून 1997 में एक और औरत पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को बताती कि कोई आदमी उसके अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आदमी पकड़ा जाता है और नाम बताता है पीटर थॉमस लव। उसके जेब में एक चाबी मिलती है, एक काली होंडा एकॉर्ड की। नंबर प्लेट चेक करने पर पता चला कि ये वही कार है जो आर्थर बुअर की थी। असल में ये वही कार थी, लेकिन किसी और कार का नंबर। कार की असली मालिक एक औरत थी, 25 साल की मारिया कैबोस, जो लगभग 3 महीने से लापता थी। और उसी कार के ट्रंक में मारिया का खून भी मिला था और बम्पर पर वैसा ही निशान जैसा एमी की कार पर था। पुलिस को अब समझ आ चुका था कि ये आर्थर का मारने का तरीका है, पीछा करना, कार को टक्कर मारना और फिर साइड में गाड़ी रुकवाना। आखिरकार आर्थर को एमी की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। मारिया की लाश भी 1 जनवरी 1998 में मिल जाती है, उसी जगह से करीब 30 मील दूर। उसकी मौत भी सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, बिल्कुल एमी की तरह। आर्थर ने कहा उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि वो काला है। उसका वकील कहता है कि वो दिमागी रूप से कमज़ोर है। लेकिन जब उसकी मंगेतर और 2 कैदियों ने गवाही दी तो आर्थर ने खुद ही सब कबूल कर लिया कि उसी ने एमी को मारा था। 2 सितंबर 1982 कैलिफोर्निया के सनीवेल शहर में एक 15 साल की लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसे बस पकड़कर घर जाना था, लेकिन वो कभी घर पहुंची ही नहीं। कैरन स्ट्रीट नाम की उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई और ये मामला लगभग 40 साल तक अनसुलझा रहा। कैरन सिर्फ 15 साल की थी और वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उसकी एक बहन और एक भाई था। उसका बचपन ज़्यादातर पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में बीता था, जहाँ उसे उसकी घुल मिल के रहने वाली पर्सनैलिटी और म्यूजिक से प्यार के लिए जाना जाता था। उसे खास तौर पर रॉक बैंड बहुत पसंद था। कुछ समय पहले ही कैरन का परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ था। वहाँ नई जगह, नया स्कूल और नए लोग, ये उसके लिए बहुत आसान नहीं था। फिर भी कैरन हार नहीं मानी और उसने पोलो ऑल्टो हाई स्कूल में अपना दाखिला ले लिया और धीरे धीरे नए दोस्त बनाने लगी। 2 सितंबर 1982 की शाम कैरन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पोलो ऑल्टो से सनीवेल गई। दोनों ने एक लोकल 7-Eleven स्टोर और फिर गोल्फलैंड मिनी गोल्फ कोर्स का दौरा किया। यह एक बिल्कुल नॉर्मल टीनेज डेट थी। करीब 12 बजे कैरन का बॉयफ्रेंड उसे अल कैमिनो रियल साउथ वोल्फ रोड के कोने पर स्थित एक बस स्टॉप पर छोड़ने आया। यही वो आखिरी जगह थी जहां कैरन को आखिरी बार जिंदा देखा गया। उसने लेदर जैकेट, धारीदार शर्ट पैंट और अपने बॉयफ्रेंड की रश बैंड वाली कैप पहनी हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया क्योंकि वो देर रात तक बाहर रहने पर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अगली सुबह करीब 10:45 पर एक ट्रक ड्राइवर ने स्टीवन बाउंड डिलीवरी के दौरान एक भयानक नज़ारा देखा। बस स्टॉप से करीब 100 गज की दूरी पर एक पुराने रेस्टोरेंट के पीछे से खून से सनी हुई दीवार के पास कैरन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की कैरन के साथ यौन शोषण हुआ था और उसे 59 बार चाकू से मारा गया था। उसके हाथ उसकी ही टी शर्ट से बंधे हुए थे। उसका लेदर जैकेट उसके टखने से बंधा मिला और कैप वहीं पास में पड़ी थी। जांचकर्ताओं को शक था कि उस पर हमला कहीं और हुआ था और बाद में लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई। पुलिस ने हर संभव सबूत इकट्ठा किया। इलाके के लोगों और दुकानदारों से पूछताछ हुई। एक अहम गवाह मिला जो उस रात देर तक काम कर रहा था। उसने बताया कि उसने एक सफेद पैनल ट्रक देखा था जिस पर साइड में एक स्ट्राइप और बम्पर पर स्टिकर था। उस ट्रक की पार्किंग लाइट ऑन थी, जो रात में उस वक्त बेहद अजीब था। कैरन का बॉयफ्रेंड, जो आखिरी इंसान था जिसने उसे जिंदा देखा था, उससे भी गहन पूछताछ हुई।
लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मामला ठंडा पड़ गया। सालों तक पुलिस इस केस को दोबारा खंगालती रही। साल 2000 में डीएनए तकनीक ने एक नई उम्मीद दी। कैरन के जैकेट पर मिले खून से एक डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया और उसे FBI के डाटाबेस में डाला गया। इससे एक बड़ी बात सामने आई, कैरन का बॉयफ्रेंड पूरी तरह बेकसूर था। दूसरा ये कि कातिल का जेनेटिक फिंगरप्रिंट मिल चुका था। फिर आया फॉरेंसिक जीनोलॉजी का दौर। डीएनए ने जांचकर्ताओं को एक परिवार तक पहुंचाया और वहीं एक नाम सामने आया, गैरी रामीरेज। साल 2020 में उसके बच्चे से डीएनए का सैंपल लिया गया। मैच बेहद मजबूत था। 2 अगस्त 2022 को करीब 40 साल बाद 75 साल के गैरी को माउई हवाई से गिरफ्तार कर लिया गया। गैरी पर हत्या, बलात्कार और अपहरण के आरोप लगाए गए। कैरन की आवाज आखिरकार 40 साल बाद सुनी गई। 6 जनवरी 1982 कोलोराडो के एक शांत बर्फ से ढके स्की रिजॉर्ट शहर में 2 महिलाएं एक ही रात में गायब हो जाती हैं। उस समय उस इलाके में हिचहाइकिंग करना बहुत ही आम बात थी। 21 साल की एनेट श्रे, जो मूल रूप से आयोवा की रहने वाली थी, एक नई जिंदगी और रोमांच की तलाश में कोलोराडो आई थी। वो मेहनती, जिम्मेदार और खुशमिजाज लड़की थी। दिन में होटल में काम करती थी और रात में बार में। 6 जनवरी 1982 की शाम उसे आखिरी बार लगभग 4:50 पर देखा गया था। वह एक ड्रग स्टोर के बाहर खड़ी थी। वो अपने घर ब्लू रिवर जाने के लिए हिचहाइकिंग करने वाली थी, लेकिन कभी वो घर नहीं पहुंची। उसी रात 29 साल की बॉबी जो एक शादीशुदा थी और पास के शहर अल्मा में रहती थी, दोनों के साथ बार में समय बिताने के बाद करीब 7:50 में घर के लिए निकली। वो भी हिचहाइकिंग करने वाली थी, लेकिन वो भी अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन बॉबी जो के पति जेफ और उसकी टीम होजियर पास इलाके में तलाश कर रहे थे। उसी सड़क के किनारे उसका ड्राइविंग लाइसेंस, बैग और खून लगा टिश्यू मिला। थोड़ी दूर बर्फ में बॉबी जो की लाश थी। उसे सीने में 2 गोलियां मारी गई थी और हाथ में जिप टाई से बांधा गया था। पास ही एक नारंगी रंग का मोजा मिला जो उसका नहीं था। 3 जुलाई 1982 करीब 6 महीने बाद एक पिता और उसका बेटा मछली पकड़ते समय सैक्रामेंटो क्रीक में एनेट का शव ढूंढते हैं। उसे भी गोली मारी गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात, उसने वही नारंगी मोजा पहना हुआ था जो बॉबी जो के पास से मिला था। सालों तक केस ठंडा पड़ा रहा। फिर 2020 में जेनेटिक जियोलॉजी टेक्निक ने एक नई उम्मीद दी। डीएनए ने जांच को एक परिवार तक पहुंचाया और एक नाम सामने आया, एलन ली फिलिप्स। पता चला 6 जनवरी 1982 की रात उसका ट्रक बर्फ में फंसा था और उसे बाहर निकलना था। 2021 में उसका डीएनए मैच हुआ। 2022 में उसे दोनों की हत्याओं का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 1962 न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर विनलैंड में एक साधारण सर्दियों का दिन शुरू हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 3 साल का एक छोटा सा बच्चा अपने ही घर से खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। उसका नाम था विली जोन्स और आज 60 साल बीत जाने के बाद भी यह केस एक रहस्य बना हुआ है। विली जोन्स एक खुशमिजाज, चंचल और प्यारा बच्चा था। उसके हल्के भूरे बाल और नीली आंखें थी। जो भी उसे देखता तुरंत उससे प्यार करने लगता। उस दिन उसने हल्के नीले रंग का सुनो जैकेट और पीले फीते वाले ट्रेन हाई टॉप शूज पहने हुए था। सुबह का दिन बिल्कुल सामान्य था। विली के पिता विलियम जोन्स काम के लिए सुबह जल्दी घर से निकल गए। वह कैमडेन के शिप बिल्डिंग कंपनी में काम करते थे। घर पर उसकी माँ एवलिन जोन्स और उसके 3 बच्चे थे। एवलिन अपने बच्चों को लेकर बाहर कुछ काम निपटाने गई थी। वह पहले बैंक जाती है और फिर बिली के हेयर कट करवाती है और उसके बाद दोपहर को घर लौटकर वापस जाती है। घर लौटने के बाद बिली और उसकी छोटी बहन जिल बाहर खेलने के लिए हो रहे थे। हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन बच्चों के लिए बर्फ में खेलना बहुत मजेदार था। एवलिन ने बिली को जेब में रखने के लिए 10 सेंट का सिक्का दिया था और बच्चे घर के सामने खेल रहे थे। करीब 11:45 में एक पड़ोसी ने बिली को घर के बाहर अकेले खेलते हुए देखा। पड़ोसी को लगा कि इतना छोटा बच्चा अकेला नहीं होना चाहिए। उसने उसे अंदर जाने के लिए कहा और फिर वो चला गया। यही वह आखिरी पक्का समय था जब किसी ने बिली को देखा था। एवलिन रसोई में थी और खिड़की से बच्चों पर नजर रख रही थी। घर के बाहर उनके 2 कुत्ते भी थे, लेकिन कुछ मिनटों के लिए एवलिन अपने सबसे छोटे बच्चे को देखने के लिए कमरे में चले गई। बस यही समय सब कुछ बदल गया। करीब 1 बजे जब एवलिन दरवाजा खोली तो सामने सिर्फ जिल खड़ी थी, लेकिन विली वहाँ नहीं था। जिली के हाथ में एक प्लास्टिक का फूल था। करीब 2 बजे पुलिस को सूचना दी गई। कुछ घंटों में पूरा शहर विली को ढूंढने में लग गया। 500 से ज्यादा लोग खोज के अभियान में शामिल हुए। लोग आसपास के जंगल, दलदल, खेत और
नदियां हर जगह तलाश कर रहे थे। यहाँ तक कि न्यू जर्सी नेशनल गार्ड भी खोज में शामिल हो गया। खोज के दौरान एक जगह पर खास ध्यान दिया गया। यह जगह थी पैलेस ऑफ डिप्रेशन। यह एक पुराना टूरिस्ट स्पॉट था जो बिली के घर से ज्यादा दूर नहीं था। पुलिस ने वहाँ की जमीन तक खुदवा दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें लगा कि जिल के हाथ में मिले प्लास्टिक के फूल से कुछ पता लगे। लोगों ने बताया उस दिन कोई आदमी घर घर फूल बेचने आया था, लेकिन बाद में पता चला वह फूल असल में पड़ोसी के कूड़ेदान से मिला था और बच्चे उसे खेलते हुए एक दूसरे को दे रहे थे। परिवार का कुत्ता बेबी भी कुछ देर से गायब था। जब वह मिला तो पूरी तरह गीला था। इससे एक नई थ्योरी बनी। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद बिली पानी में गिर गया हो और कुत्ता उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आसपास की नदियों में तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला। एक और डरावनी संभावना सामने आई। उस दिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के बीच आई थी। जांचकर्ताओं ने सोचा कहीं बिली गलती से कूड़ेदान में तो नहीं चला गया या किसी ने उसे वहां छुपा तो नहीं दिया। पुलिस ने कूड़ा उठाने वालों से पूछताछ की और यहाँ तक कि लैंडफिल साइट भी खोजी, लेकिन फिर भी सबूत नहीं मिला। समय बीतने लगा, परिवार ने उम्मीदें नहीं छोड़ी। उन्होंने एक साइकिक की भी मदद ली। उसने दावा किया कि बिली जिंदा है और उसे किसी ने अपहरण कर लिया है। उसका कहना था कि एक आदमी अपनी पत्नी के लिए बिली को उठाकर ले गया क्योंकि उसका खुद का बच्चा मर गया था, लेकिन पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला। कई साल बाद बिली की बहन जिल को हिप्नोसिस कराया गया। उसने बताया कि उसे एक अजीब दृश्य याद है। 2 आदमी पैलेस ऑफ डिप्रेशन में आग के ड्रम के पास लड़ रहे थे और वह और बिली वहां से भाग रहे थे, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई। 2009 में एक डिटेक्टिव ने केस को फिर से खोला। नई डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया गया। FBI ने बिली की एज प्रोग्रेस्ड तस्वीर जारी की ताकि पता चले वह बड़ा होकर कैसा दिख सकता है। उसकी बहन ने डीएनए सैंपल भी दिया, लेकिन अब तक कोई मैच नहीं मिला। आज 60 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन वही सवाल है, 3 साल का बिली आखिर गया कहाँ?